तो जो आपने कहा कि रवीश छोड़ें या हटाए जाएँगे, कुछ करना नहीं है, बस रवीश से कह देना है कि आपका जो कंटेंट जाएगा वो संजय पुगलिया जी फाइनल करेंगे, आपको सिर्फ़ पढ़ देना है वो। और रवीश ऐसे व्यक्तित्व के लिए कि कंटेंट सामने कोई और लिख कर आए, सामने टीपी पर चले, टेलीप्रॉम्प्टर पर आप देख के बोलते रहें और फिर उस कंटेंट में उसी राष्ट्र प्रेम की बातें हों जो फ़ाइल कहीं से और लिख के आई हो, तो ज़ाहिर है उस पत्रकार की हत्या ऐसे भी होती है कि जब आपसे कहा जाए कि आपको इस तरह के राष्ट्र प्रेम को पढ़ना है टीवी पर। ये तरीके होते हैं। लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है कि सरकार अब इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करने जा रही है? बहुत शुक्रिया संजय जी। और ये ठीक बात है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ही वो बात कर रहे हैं जो अभी आनंद जी की बात को अगर मैं ले लूं कि ये भी निशाने पर है, क्योंकि झूठ भी इसी रास्ते फैलाना है, तो अभी जल्दी से बंद नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन आनंद सर बड़ा मतलब वो लोग भी बड़ा कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमारा झूठ तेजी से फैल रहा है या ये सच वाला काम भी संजय शर्मा जैसे लोग या आप जैसे लोग या बहुत सारे लोग कर ले रहे हैं। और इस देश के वंचित शोषित लोगों के लिए तो सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी बिकने का सवाल संजय जी आते हैं इस बात पर भी कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये अजीज बानो ने एक शेर लिखा है कि चमन पे बस न चला वरना ये चमन वाले हवाएं बेचते नीलाम रंगो बू करते, इनका बस नहीं चला इस पे तो बेच रहे हैं। वो पहले पहले 2014 के पहले उन्होंने ख्वाबों को बेचा था कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, जो हम लोग बहुत रिपीट करते हैं। जब उनको मौका मिल गया तो वो बारी बारी एक एक चीज बेच रहे हैं। अब आज चूंकि बात हम लोगों की बेचने और खरीदने पर ही हो रही है, तो अब मेरा रेफरेंस, मैं मीडिया का व्यक्ति नहीं हूँ, आप हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वो मीडिया वाले हिस्से से कोण से ये बात कहेंगे। मैं इस बेचने खरीदने की प्रक्रिया पर और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनतंत्र पर, मैं इसी संदर्भ में अपना विश्लेषण रखना चाहूंगा। मसलन पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है संजय जी कि देखिए, सब कुछ एक बाजार में रख दिया गया है। बड़े अर्जित लोकतंत्र भारत का असल में है, बहुत कमाया गया था। वो जिसको बचाए रखने में अजदाद बिक गए, हमने उसी हवेली को नीलाम कर दिया। बिल्कुल सही तो बात। जो बहुत कमाई हुई चीज थी, वह लोकतंत्र अब एक बाजार में रखा हुआ है। अब देखिए, उस लोकतंत्र को जो जो मजबूत कर सकता था, वो सब या तो डरा करके अपने में मिलाए गए और या तो नहीं झुके, नहीं दबे तो खरीद लिए गए। ये पैटर्न इस वक्त पूरे देश में चल रहा है। अब मैं जो संदर्भ ले रहा हूं वो विश्वविद्यालयों का ले रहा हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने, समाज की, जनता की, राजनीति के जो नब्ज पकड़ने का काम था, जैसे मीडिया का है, वैसे ही कुछ अलग प्रवृत्ति में विश्वविद्यालयों का भी तो था। इसीलिए उन्हें स्वायत्त रखा गया था। सिलेबस आप बनाएंगे, एक विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वो सिलेबस बनाए, वो क्या पढ़ाए, वो एक स्वायत्त संस्था तय करेगी। सरकारों के आने जाने से तय नहीं होगा कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाएगा, फीस कितनी होगी, तमाम चीजें क्या होंगी, वो स्वायत्तता के साथ तय किया जाता था। और फिर अभी जोड़ूंगा इस बात को भी कि ये कोई 2014 में नहीं शुरू हुआ। थोड़ा सा हमें इस बात को भी गौर करना चाहिए कि मीडिया के खरीदने बेचने का खेल भी जैसे 2014 में नहीं शुरू हुआ, पहले भी बहुत सारे गुनाह होते रहे हैं। ये वाले हुक्मरान क्या हैं कि उस गुनाह को बहुत तेज कर दिए हैं और बहुत जल्दी इनको भरोसा है कि बहुत दिन तक हमको लोग मौका नहीं देंगे, तो जल्दी जल्दी सारा काम कर दो। तो ये सारे काम तो 90 के बाद शुरू हो गए न्यू लिबरल पॉलिसीज में। जैसे मीडिया में प्राइवेट पूंजी, निजी पूंजी का निवेश मीडिया में 90 के बाद शुरू हो गया था, वैसे ही विश्वविद्यालयों में निवेश आया। लेकिन इन्होंने एक शिक्षा नीति ऐसी बना दी कि विश्वविद्यालय बिक गए। तो अब जो जो बोल सकता था वो अब खामोश होगा। तो इसलिए ये जो मीडिया में एक आवाज दिखती है एनडीटीवी की या और उसमें एक पत्रकार की, उसे भी खामोश कर देना, तो बाकी सब तो उनके पास ही है। तो ये बेचना और खरीदना एक पॉलिसी के तहत हो रहा है। ये किसी एक व्यक्ति से डर करके या किसी एक चैनल से, भाई मैं अगर एक ईमानदारी से बात कहूं कि उसी एनडीटीवी में कितने पत्रकार थे जो बहुत कुछ वही काम कर रहे थे जो बाकी लोग भी कर रहे थे। थोड़ी उनकी भाषा अच्छी रही होगी, एक आध दो लोग छोड़ दीजिए, वो एक आध दो लोग अपवाद हैं जो अक्सर कुछ कुछ चीजें करते थे। एक बात।
तो मेरा मानना यह है कि जो एक नीतिगत फैसला पूरे देश में चल रहा है बेचने और खरीदने का, वही विश्वविद्यालयों को भी बेच रहा है। वही जो है स्वायत्त थाना बिक रहा है। आप तो यूपी में है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है पुलिस प्रशासन में, मीडिया बिक रही है, तो नया क्या है, आश्चर्य क्या है। एक पक्ष इसका ये है। दूसरा पक्ष क्या है कि अब देखिए मीडिया में रह करके जो बिकना है, अब मैं जैसे एक सवाल करूं, हम लोग, मैं क्यों कह रहा था कि सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं बार बार एक सवाल उठाता हूं कि ये सहमत होते हुए कि एनडीटीवी एक ऐसा चैनल था जिसमें गाहे बगाहे इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसान मजदूर मेहनतकश आम आवाम गरीब कमजोर बेरोजगार नौजवान इनकी आवाज उठती थी। बाकी जगह तो ये भी नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्या एनडीटीवी में सबको रिप्रेजेंटेशन मिला था? एक सवाल ये भी है। तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए जो किसानों की खबर ही नहीं दिखाता, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि चैनल अंबानी अडानी के हैं या किसी दूसरे पूंजीपति के हैं? जो दलितों पिछड़ों आदिवासियों की खबर नहीं दिखाता, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि ये चैनल बिक रहे हैं या कौन खरीद रहा है? मसलन मान लीजिए मेरे विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर ही ना हो, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय किसी सरकार को के हाथों में है या किसी अंबानी अडानी का शॉपिंग मॉल बन चुका है। एक पहलू इसका ये भी है। इसलिए मीडिया घरानों को एक बार ये भी विचार करना चाहिए कि आप इसको क्यों नहीं इतना डेमोक्रेटिक बना दिए कि आपके लिए लोग सड़क पर उतर करके कम से कम आवाज तो उठा पाते हैं कि नहीं ये हमारी आवाज है। हाँ देखिए आज मीडिया घरानों में जो जो आवाज है थोड़ी बहुत, उनको लोग कितना प्यार करते हैं। लोग चिंतित हैं कि कल को वो भी आवाज कहीं बंद ना हो जाए। एक एक ये बात है। तीसरा तीसरा पहलू इसका है कि खामोश कर देना तो इस मुल्क के हुक्मरां की आदत है। अब मैं बस लिटरेचर से जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मीडिया की बात है तो बहुत उधर नहीं जाऊंगा। साहित्य का विद्यार्थी हूं। हम लोग जानते हैं कि पत्रकार होना, प्रोफेसर होना, सामाजिक कार्यकर्ता होना एक जमाने में बहुत बड़ा तमगा हुआ करता था। पत्रकार को कोई परेशान नहीं करता था। अब पत्रकार ही परेशान है, वो अपनी खबर भी नहीं दिखा सकते, वो अपने ही चैनल पर अपनी खबर नहीं दिखा सकते। प्रोफेसर को इतना परेशान कर दिया गया है। रविकांत जी तो बैठे हुए हैं। एक बार विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है, जो बोल रहा है उसके ऊपर कितने तरह के हमले हो रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। अब जो बोल सकता था या जिसका काम था विश्लेषण का, नेहरू और दिनकर एक बार सीढ़ियों से उतर रहे थे साथ में। दिनकर पीछे थे, नेहरू आगे चल रहे थे और उनका कदम लड़खड़ाया, दिनकर जी ने कंधा संभाला, नेहरू पलटकर बोले कि तुम न होते तो मैं आज गिर जाता। दिनकर पलटकर कहते हैं कि राजनीति जब जब लुढ़केगी साहित्य ऐसे ही कंधा दे दिया करेगा। मैं खोज रहा हूं अपने दौर के साहित्यकारों को जो इस लुढ़कती हुई राजनीति के समय कहां रीढ़ पे खड़े हैं, कितने हैं? जो थोड़े से हैं वो कमजोर हो गए। अब सवाल इस बात का है कि जो नहीं बिक रहा है उसे खरीद लिया जाए, और फिर सिलेबस मेरे विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा ये जो लोग तय कर रहे हैं ना, वही लोग अब ये भी तय कर रहे हैं कि मीडिया में कौन सी खबर दिखाई जाएगी, कौन सी नहीं दिखाई जाएगी। जिसकी खबरें ही नहीं है उसके लिए इस मीडिया का क्या मतलब है? तो इसलिए ये बहुत पहले ही सब कुछ बिक चुका है। ये थोड़ा बहुत एनडीटीवी ने जो उम्मीद बचाई रखी थी, ये थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई थी। अफसोस ये है कि वो जगहें भी और सिमट गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो जो बोलना है डरा दिया गया। अब हमारे विश्वविद्यालयों में एक जमाने में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, ज्यां पाल सार्थ, एक जमाने में अपने देश के छात्र आंदोलन, नौजवान आंदोलन को लीड करते हुए सड़क पर खड़े थे। मैं अब उन्हें ही प्रोफेसर, पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता मान रहा हूं, जो इतने विपरीत वक्त में भी ये जो नौकरी से निकाल दिया जाए, बड़ी अच्छी बात कही आनंद सर ने। बहुत बड़े बड़े लोग चुप हो गए हैं, हमारे बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को यही नौकरी से निकाल दें कि भाई एनडीटीवी बिक गया, हम भी जा रहे हैं, मुझे डर है कि वो रवीश कुमार को निकालेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि वो निकालेंगे। पहले वो कोशिश करेंगे कि वो पहले वो उनके हिसाब से चले। मैं अपने विश्वविद्यालय में देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो नौकरी पाए कम्युनिस्टों से, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेसी रहे, और आज इतना अच्छा अखंड भारत बना रहे हैं, हिंदूवादी हो चुके हैं कि मैं क्या बोलूं।
ये जो सुविधा है ना, ये बहुत सारे लोगों को बदल देती है। इसलिए आखिरी टिप्पणी केवल मेरी ये है कि मैं मीडिया के एंगल से नहीं, मैं इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के एंगल से एक बात बस कहना चाह रहा हूं कि इस मुल्क के निजाम अब चाहते हैं कि जो हो वो उनकी भाषा बोले। भक्ति आंदोलन में पढ़ता हूं, मेरे यहाँ एक फकीर के पास, एक संत महात्मा के पास एक राजा जाता है और कहता है कि हम आपसे बहुत खुश हैं, आपको क्या चाहिए, हम आपको जो चाहिए वो दे देंगे, हमारे दरबार में आ जाइए। वो फकीर पलट कर कहता है, थोड़ा किनारे खड़े हो जाइए, आपने मेरी धूप रोक रखी है, मुझे धूप आने दीजिए। और वहां ये लिखा, संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजय, ताको कर पड़ी प्रणाम। हमारी विरासत में ये जो रीढ़ वाले लोग थे, उनके दम पर हम हैं। अफसोस ये है कि वो हर जगह बहुत कम हो गए हैं और इतना निशाना बनाया जा रहा है उनको कि उनके साथ हमारा समाज भी नहीं खड़ा हो रहा है। फिर कौन बोलेगा आपके लिए भाई? आप अपने पत्रकार के लिए नहीं खड़े हुए। मिर्जापुर का वो पत्रकार संजय जी, आपने जरूर उस पर खबर चलाई होगी कि मिड डे मील में नमक और रोटी मिल रही थी और जेल हुई उस पत्रकार को ये खबर दिखाने के लिए। बलिया में पत्रकार को जेल हुई, पत्रकार मारे जा रहे हैं और पत्रकार पत्रकार के लिए नहीं बोल रहे हैं, प्रोफेसर के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है। फिर जनता किसके लिए खड़ी होगी? मुझे चिंता इस बिकने और खरीदने के खेल में वो जो बोलने वाली आवाजों के खामोश कर देने के बाद लोकतंत्र के साथ जो नुकसान होगा उसकी चिंता है। शुक्रिया।